Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, आज 12th क्लास का कौन सा चैप्टर बायोलॉजी का हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि रिप्रोडक्शन वाली यूनिट का एक बेस बनता है वो चैप्टर हमने कर लिया है कंप्लीट, और आज हम करने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 12th बोर्ड एज वेल एज फॉर नीट, है ना। तो कुछ बातें आपसे करना चाहूँगी मैं। देखो, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगी, ठीक है, और हमें पता है कि जो बायोलॉजी है नीट में 360 मार्क्स यानी कि 50% जो वेटेज है वो किसका है, बायो का ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बायो को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और स्पेशली अगर हमारी एनसीईआरटी के हम जो हमारी कमांड है वो बहुत अच्छी कर लेते हैं, मतलब इट इज़ सच ए ब्यूटीफुली डिज़ाइंड बुक कि एक एक वर्ड अपने आप में बहुत मतलब इम्पॉर्टेंस रखता है ये। ठीक है, पूरा नॉलेज का एक तरह से सागर है एनसीईआरटी। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे चैप्टर को समझेंगे बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पता है हमारा जो बेस किस पे टिका हुआ है, सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर, राइट। सबसे पहली चीज़, कुछ बातें जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ वो ये कि क्योंकि हम 12th क्लास में हैं और बहुत जल्दी नीट के लिए भी अपियर होंगे, तो सबसे पहले आपका होना चाहिए विश्वास अपने टीचर पर कि आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल टाइम से कंप्लीट करा दिया जाएगा। दूसरी चीज़, आपको क्या करनी होगी, आपको कंसिस्टेंट स्टडीज़ करनी होगी। आपको क्लासेस को अटेंड करने के बाद आपको उस चैप्टर को एनसीईआरटी से भी अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और लगातार जुड़े रहना होगा किसके साथ, इजीली के साथ और एज वेल एज एनसीईआरटी के साथ। ठीक है, मैक्सिमम आपको करनी होगी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बट इसके साथ साथ एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, वो ये है क्योंकि हमें बोर्ड के एग्जाम्स भी देने हैं तो हमें बोर्ड की प्रिपरेशन भी साथ साथ रखनी पड़ेगी। ठीक है, और क्या करना होगा, सब कुछ पूरा टाइम है ना हमें बहुत ही वाइजली मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ किताबी कीड़े बन गए हैं, हम सिर्फ पढ़ने में लगे हुए हैं, नहीं, हमें हमारे लिए भी टाइम चाहिए, हमारी अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम चाहिए, और हमारी एक तरह से ये कह लो कि सब सब्जेक्ट्स के लिए टाइम चाहिए। तो कभी भी एक दिन में मेहनत का रिजल्ट नहीं आता है। मेहनत का रिजल्ट कब मिलता है, जब आप लगातार करते रहते हैं। ठीक है, बट किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं आना है। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ कि आप सब एक बहुत बड़ा सपना लेकर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और नीट के लिए अपियर होंगे, बट ये इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि हमें हमारा जो गोल है वो इम्पॉर्टेंट है, हम करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, बट उसके साथ साथ किसी भी तरह के प्रेशर में आके अपनी हेल्थ को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस आराम से पढ़ते जाइए, टीचर पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए और अपने पेरेंट्स के सपनों पे भरोसा रखिए और खुद के सपनों के लिए जीना शुरू कीजिए। ठीक है, तो बिना किसी प्रेशर के बहुत आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि हम इजीली के साथ हैं, वेयर यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल। ठीक है, तो जहाँ भी आपको लगेगा कि यस कुछ ज़्यादा हो रहा है, हैक्टिक हो रहा है, टेंशन हो रही है, प्रेशर स्टडीज़ का बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स करते हुए अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू। देखो, अगर हम एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते जाते हैं ना तो सब कुछ चीज़ें आसान होती रहती हैं। कभी भी बच्चे डिप्रेशन में पता है क्यों आते हैं, जब आप बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा कर लेते हो। अगर आप हर रोज़ का टॉपिक 40 मिनट्स की क्लास अगर आप डेली अटेंड कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। बस सिर्फ आपको क्या करनी होती है, आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो बस यही चाहूँगी आपसे कि डेली आपको जुड़े रहना है, बुक्स को भी साथ साथ में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो लेक्चर देख लिया और हो गया हमारा काम। ठीक है, और अपने आप को बहुत ही काम रखते हुए और विदाउट एनी प्रेशर यू हैव टू स्टडी। ठीक है, सब कुछ अच्छे से होगा। तो हमारा जो चैप्टर है, क्या नाम है उसका, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ एक वर्ड हमारा रह गया है, कौन सी रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमें पता है जो फ्लावर है दैट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। किसका, एंजियोस्पर्म्स का। ठीक है, तो
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से, ठीक है। हमने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने कि जो रिप्रोडक्शन है, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप्स की होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा अगर मैं बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करूं तो हमारे सामने 2 वर्ड्स आते हैं, हमारे सामने 2 वर्ड्स हमने छोटी क्लासेस में भी सुने होंगे, कौन कौन से। एक वर्ड आता है गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट, और दूसरा वर्ड होता है दैट इज स्पोरोफाइट, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है इनका। गैमीटोफाइट कौन सी बॉडी होती है, गैमीट प्रोड्यूसिंग, गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी। वो प्लांट बॉडी, प्लांट का वो वाला पार्ट जो क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमीट्स, तो उसको हम बोलेंगे गैमीटोफाइट। और स्पोरोफाइट का मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग, राइट। देखो हमने पूरी की पूरी प्लांट किंगडम को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया था, हमने डिवाइड किया था किसके अंदर, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और देन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। और हमने किस में डिवाइड किया, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म, जिम्नो, और नेक्स्ट हमारा था एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। ओके, what was the main plant body in algae and bryophytes? You know, that was gametophyte. क्या है ये, मेन प्लांट बॉडी। गैमीटोफाइट क्या है, मेन प्लांट बॉडी, राइट। बट अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म्स की, एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, स्पोरोफाइट, ठीक है। अब देखो क्या एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म को भी हम बोल दें फ्लावरिंग प्लांट्स? क्या एल्गी फ्लावरिंग प्लांट है, नो। क्या मैं ब्रायोफाइट को फ्लावरिंग प्लांट बोल दूं, नो। क्या मैं टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म्स को बोल दूं फ्लावरिंग प्लांट्स, नो। हमें पता है कि जब हमने प्लांट किंगडम को स्टार्ट किया तो नोट इन एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, किसी के अंदर भी हमें फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं दिखे थी, ठीक है। तो हमें फ्लावरिंग प्लांट्स जो है कहाँ दिखे थे, जब हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे थे। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही आपको क्या दिखते हैं, फ्लावर्स, राइट। तो दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो चैप्टर है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। किसके अंदर बात करेंगे, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। फ्लावर जो है दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, राइट। चलो, तो हमने किसकी बात की, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट की, ठीक है। तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, दैट मीन्स स्पोर प्रोड्यूसिंग, दैट इज स्पोर प्रोड्यूसिंग। और आपको पता है जो गैमीट्स बनते हैं, जो गैमीट्स होते हैं दे आर हैप्लॉइड, गैमीट्स आर हैप्लॉइड। और जो स्पोरोफाइट होती है, स्पोर्स होते हैं, दैट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, राइट। ओके, अब मुझे ये बताओ कि हमने देखा कि जो सेल डिवाइड करते हैं, है ना, तो गैमीटोफाइट अगर हैप्लॉइड है, गैमीट्स बनते हैं, तो गैमीट्स बनते हैं कौन सी डिवीजन से, म्योसिस डिवीजन से। और जो डिप्लॉइड सेल्स से हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनते हैं बाय माइटोसिस, ठीक है। तो म्योसिस होके नंबर रिड्यूस होता है, तो इसका मतलब म्योसिस होगी सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में। तो ये बातें हम हमारी छोटी क्लासेस के अंदर समझ चुके हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, ठीक है। चलें आगे, ओके, आगे आओ। यस, ये है एनसीईआरटी। देखो क्या कहती है, सबसे पहले फ्लावर को समझो। फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब इतना अच्छे से एक स्ट्रक्चर है, हमें लगता है कि जो पूरी अर्थ की जो ब्यूटी है इन्हेंस हो रही है वो इन फ्लावरिंग प्लांट्स की वजह से हो रही है, ठीक है। तो ये आपके सामने एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स हैं जिनके थ्रू आपको ये पता लगता है कि कैसे जो फ्लावर का जो डिस्क्रिप्शन जो एनसीईआरटी देती है, ठीक है। देखो कहते हैं कि फ्लावर के साथ ना हमारा एक इंटीमेट सा रिलेशन है शुरू से ही। कोई भी ओकेजन होता है हम क्या करते हैं, फ्लावर्स यूज़ करते हैं। अगर किसी को
लव से एक आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, दैट इज़ फॉर फ्लावर। कोई भी इमोशंस आपको शो करने हैं, दैट इज़ फॉर फ्लावर। कहीं भी कोई भी किसी का वेलकम करना होता है तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, हम फ्लावर यूज़ करते हैं। मतलब कहीं भी देखिए, डेकोरेशन पर्पज से देखिए, रिलीजियस पर्पज से देखिए, एवरीवेयर यू आर यूजिंग फ्लावर्स, राइट, विथ फ्लावर्स, ठीक है। सिंस टाइम इमोरियल, हमें भी याद नहीं है कि कब से ये फूलों को यूज करने का जो प्रोसेस है वो चलता आ रहा है, ठीक है। चलो, तो फ्लावर्स की अगर हम बात करें, कैसे ऑब्जेक्ट्स है ये, एस्थेटिक है, नो डाउट, ब्यूटीफुल तो है ही है ना। ब्यूटीफुल पैटर्न्स की तरफ नॉट ओनली ह्यूमंस, इवन इंसेक्ट्स तक भी अट्रैक्ट होते हैं। ऑर्नामेंटल है, सजावट के काम आते हैं। बहुत सारे आप देखेंगे घरों के अंदर जो हम फ्लावर्स वाले प्लांट्स लगाते हैं, वो घर को डेकोरेट करते हैं। इवन बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी आते हैं जिनका काम भी क्या है, डेकोरेशन का, राइट। तो ऑर्नामेंटल वैल्यू है इनकी। सोशली हम इनको यूज करते हैं हर ओकेजन पे ऑलमोस्ट, इवन रिलीजियस पर्पस पे भी और कल्चरल वैल्यूज पे भी, ठीक है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ सिंबल for conveying important human feelings such as किसी को प्रपोज करना है, गुलाब का फूल दे दो, ठीक है, तो लव की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, अफेक्शन की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए। इवन कभी दुख वाली, ग्रीफ वाली कंडीशन में भी, जैसे कि हम किसी की उसमें जाते हैं फ्यूनरल में, या कुछ भी ऐसा होता है, शोक सभा होती है, तो भी हम फूलों से अपनी क्या कहते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मतलब हर जगह हम फूलों को देखते हैं, ठीक है, मॉर्निंग एटसेट्रा में, ठीक है। तो ये है फ्लावर के बारे में कि फ्लावर एक किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो क्या ये फ्लावर नेचर ने हमारे लिए बनाए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फ्लावर जो है बेसिकली फ्लावर्स आर मेंट फॉर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो भी एंजियोस्पर्म्स, रिप्रोडक्शन, ठीक है। दिस आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। तो क्या कर रहे हैं ये कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज मेंटेन कर रहे हैं। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, कौन सी, प्लांट्स की जो भी स्पीशीज है, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, तो अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। दे आर द ऑर्गेनिज्म, सेम वैसे ही ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर जितने भी हम हायर ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, तो फ्लावर भी क्या है, फ्लावर भी एक सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू नया प्लांट बनाएंगे फ्लावर्स, ठीक है। तो दीज आर नॉट फॉर अस, ठीक है, हम यूज कर रहे हैं इनको वेरियस हमारी अफेक्शंस और सब कुछ शो करने के लिए, बट नेचर ने ये फ्लावर्स हमारे लिए नहीं बनाए। ये फ्लावर किसके लिए बने थे? ये प्लांट्स के लिए, ये प्लांट्स के ही हैं, ठीक है। चलो आगे आओ। हाँ जी, अब क्योंकि हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो हम यहाँ पे बात करेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। देखो, जैसे कि हमें पता है जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स कर लो या जो भी, मतलब चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने साइज में डिफर कर रहा है या उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी अलग है, उसकी मॉर्फोलॉजी अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, बट हर वो ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चाहे उनके कुछ भी डिफरेंसेस हैं, बट कहीं ना कहीं जाके उनके अंदर एक फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, दे आर सेम इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इवेंट्स को जैसे कि हमने डिवाइड किया था, है ना, पहला इवेंट्स कौन सा होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स, प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद देयर विल बी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब शो करता है तो फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट से पहले उसको कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होती है उसकी बॉडी में। मतलब हमें क्या लगता है कि फ्लावर का एकदम से आ जाता है? नहीं, फ्लावर बनने से पहले क्या होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले देयर आर सम चेंजेस। कौन कौन से चेंजेस होते हैं? देयर आर
स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस, ऐसे बोल लो, स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, देखो थोड़ा समझते हैं। हम ये बोलते हैं कि फ्लावर, थोड़ा सा चलो एक स्लाइड ऐड करते हैं। फ्लावर क्या है, पहले फ्लावर को समझते हैं। फ्लावर इज अ कॉम्प्रेस्ड शूट। क्या है? कॉम्प्रेस्ड शूट, ठीक है। हमें पता है, अगर मान लो मेरे पास एक शूट है, अगर मेरे पास मान लो ये एक शूट है ना, प्लांट की शूट है, शूट मतलब स्टेम है उसका। इसके पास क्या होगा बेटा? नोड्स होंगे, इंटरनोड्स होंगे। ये सब क्या है? नोड्स है, इंटरनोड्स है। और इसके टिप पे क्या है? टिप पे एपिकल मेरिस्टेम है। अगर मैं फ्लावर को ऐसे कंप्रेस कर दूं, अगर मैं फ्लावर को ऐसे कंप्रेस कर दूं, तो डिफरेंट ये जो वर्ल्स है ना, सॉरी नोड्स है ना, इनसे डिफरेंट स्ट्रक्चरलाइज होंगी। जैसे कि यहाँ से मान लो आपके, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, यहीं से लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं आपके सामने, तो मेरे सामने कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर आ जाती है। ठहरो, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? रुको, हाँ। तो हमारे सामने देखो, सबसे पहले देखो ये सोलन सा आपको पार्ट दिखता है, ठीक है। दिस इज अ सोलन पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? थैलेमस। इसको क्या बोलते हैं? थैलेमस। और ये जो डंडी सी दिखती है ना, जिसके थ्रू आप फ्लावर को पकड़ते हो, इसको क्या बोलते हैं? पैडिसेल। किसी को अगर आपको फूल को पकड़ाना है तो आप क्या करोगे? इसकी पैडिसेल से पकड़ के फूल देते हो, ठीक है, फ्लावर देते हो, दैट इज नोन एज पैडिसेल। तो मैंने क्या किया है? मैंने इस शूट को ऐसे कंप्रेस कर दिया है, राइट। और इसके ऊपर क्या हुआ है मेरे पास कि एक मेरे पास डेवलप हो रही है क्या? दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, मतलब गाइनोशियम वाला पार्ट, ठीक है। चलो दूसरा मेरे पास क्या आ रहे हैं यहाँ पर? एंथर्स, मतलब स्टेमन जिनको हम बोलते हैं, अभी हम लेबलिंग करेंगे। और सराउंड करते हुए इनको ब्यूटीफुल से कलर के पेटल्स, ब्यूटीफुल कलर के ये क्या है? पेटल्स हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं एक बार हम। सबसे पहले ये देखो, व्हाट इज दिस? दिस इज गाइनोशियम। गाइनोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। ठहरो, थोड़ा सा इसको यहां से हटाते हैं। वी आर टॉकिंग, मैं अभी बात कर रही है, एक सेकेंड। हाँ, दिस इज गाइनोशियम, ठीक है। ये क्या है? गाइनोशियम पूरा पार्ट है। और ये वाला जो पूरा पार्ट बनाएगा, ये क्या बनाएगा? एंड्रोशियम बनाएगा। तो मैं पहले यहाँ पे लेबलिंग कर दूं, ये क्या है? एंथर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज एंथर्स। दिस इज फिलामेंट, फिलामेंट से अटैच्ड एंथर है, ठीक है। दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं? स्टेमेन। क्या बोल देते हैं? स्टेमेन, ठीक है। और बहुत सारे स्टेमेन्स को मिला के क्या बनता है? एंड्रोशियम। क्या बनेगा? एंड्रोशियम, राइट। चलो मैं ये क्या बात कर रही हूँ? फर्टिलाइजेशन होने से पहले फ्लावर बनता है, प्री फर्टिलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि जो फ्लावर है बिल्कुल एज इट इज ही प्रेजेंट है। इट इज सबसे पहले फ्लावर बर्ड की फॉर्म में आएगा, देन वो खिलेगा, फिर वो फ्लावर बनेगा। मतलब ये सारी की सारी चेंजेस फर्टिलाइजेशन होने से पहले हो रही हैं। तो हम फिलहाल समझ रहे हैं एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो, और गाइनोशियम के अंदर क्या है? गाइनोशियम के अंदर क्या है? देखो, गाइनोशियम के लिए अपने लिखते हैं, एक सेकेंड। दिस इज स्टाइल, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज स्टिग्मा। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज ओवरी। तो ये तीनों मिलके क्या बना रही है? पिस्टिल, या इसको मैं बोल दूं कार्पल, या गाइनोशियम, या मैं क्या बोल दूं? गाइनोशियम, ठीक है। गाइनोशियम कौन सा पार्ट है? गाइनोशियम कौन सा पार्ट है? गाइनोशियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ये क्या है? सारे जो मैं ऐसे कर रही हूँ, दीज आर पेटल्स, दीज आर पेटल्स, दीज आर पेटल्स, ठीक है। और साथ ही हमारे पास कुछ यहाँ पे लगे हुए छोटे छोटे से लीव्स होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? सेपल्स। इनको क्या बोलते हैं? सेपल्स,
राइट। तो देखो हमने क्या क्या किया अभी तक, हमने क्या क्या किया, हमने यहाँ पे लिख रही हूँ, हमने सबसे पहले पढ़े, देखते हैं, गाइनोशियम की बात करेंगे, सबसे इनर वाला वर्ड इज गाइनोशियम, देन वी हैव एंड्रोशियम, देन वी हैव कैलिक्स एंड देन वी हैव करोला। कैलिक्स तो ठहरो, पहले करोला लिखेंगे, करोला एंड देन वी हैव कैलिक्स, ठीक है। तो अगर मैं बाहर से बात करूं, बाहर क्या है, सेपल के जो एग्रीगेशन, सेपल का जो पूरा वर्ल्स है, इसका यूनिट क्या हुआ, कैलिक्स का यूनिट है सेपल, बहुत सारे सेपल्स को मिला के क्या बन रहा है, कैलिक्स, राइट। कोरोला मतलब पेटल्स, सारे पेटल्स का जो ग्रुप है उसको लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं कोरोला। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कैलिक्स और करोला में, राइट। तो करोला एक ब्यूटीफुल सी कार होती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ब्यूटीफुल कार के नाम से किसका नाम है, पेटल्स का, और कैलिक्स फिर अपने आप याद हो जाएगा, दैट इज सेपल्स। एंड्रोशियम का यूनिट क्या है, स्टेमेन, बहुत सारे स्टेमेन्स को मिला के क्या बन रहा है, एंड्रोशियम। और पिस्टिल और कार्पल को मिला के क्या बन रहा है आपका, गाइनोशियम, ठीक है। तो फीमेल डॉक्टर को क्या बोलते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट। वेयर एवर यू हियर द वर्ड गायनी, जहां भी गायनी वर्ड यूज करेंगे, मतलब ये कौन सा पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, MRP है ना, तो इसको क्या बोलते हैं अपने, मेल पार्ट, राइट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस तरह से यह है फ्लावर का स्ट्रक्चर, राइट। अब देखो मैंने ये बोला कि इट इज अ कंप्रेस्ड शूट, इट इज अ कंप्रेस्ड शूट, फ्लावर इज व्हाट, इट इज अ कंप्रेस्ड शूट, ठीक है। तो जैसे ही आपने एक शूट को प्रेस किया तो उसके, देखो ये आउटर वाल है, यहाँ से मान लो डेवलप हो गए आपके सेपल्स, इससे डेवलप हो गए आपके पेटल्स, इससे डेवलप हो गए आपके एंथर्स और फिलामेंट, और यहाँ से डेवलप हो गया आपका कौन सा वाला पार्ट, ओवरी वाला पार्ट। तो एक तरह से शूट थी, बहुत सारे नोड्स, इंटरनोड्स, सब कुछ ऐसे प्रेस हो गया, तो कंसेक्यूटिव नोड से डिफरेंट वर्ल्स राइज हुए, किसके, फ्लावर के, ठीक है। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, कंप्रेस्ड शूट है वो, राइट। तो जब हम आउटर से इनर की तरफ जाते हैं, तो विच इज द आउटर वर्ल्ड, दैट इज कैलिक्स, करोला, देन एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम। तो आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि ये वाले दोनों वर्ल्स हमें नहीं पढ़ने हैं। ये क्या है, असेसरी वर्ल्स, असेसरी वर्ल्स। तो जो असेसरी वर्ल्स होते हैं ना बेटा, उनका रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी रोल नहीं होता है, ये जस्ट प्रोटेक्शन का काम करते हैं, राइट। तो ये वाले जो वर्ल्स हैं कौन कौन से, दिस इज गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम, ये क्या है, असेंशियल वर्ल्स। व्हाट आर दीज आर असेंशियल वर्ल्स, दीज आर असेंशियल वर्ल्स, राइट। क्योंकि ये किस में काम आते हैं, दीज आर यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन। वन इज मेल गैमीट देगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विल गिव द फीमेल गैमीट, राइट। तो ये है बेटा हमारे सामने फ्लावर का इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली जो है फ्लावर पहले ही बनना शुरू हो जाता है कब, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, फ्लावर, बड, फ्लोरर, प्राइमोडियम जिसको हम बोलते हैं प्राइमोडियल बड की फॉर्म में है ना, फ्लावर बड, और इससे क्या अराइज होता है, फ्लावर अराइज होता है। फिर आता है फर्टिलाइजेशन, देन आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं, हाँ, these are some important lines of NCERT. See, much before the actual flower is seen on the plant. इससे पहले कि आप देखो फ्लावर को प्लांट के ऊपर, मतलब फ्लावर के एक तरह से प्लांट के जब फ्लावर आ गए, इसका मतलब प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर गया, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर होने से पहले आपको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म को वेजिटेटिव फेज में से निकलना पड़ता है। तो जो फ्लावर
आने से पहले का जो टाइम है वो कौन सा फेज है प्लांट का, दैट इज द वेजिटेटिव फेज, ठीक है, तो जिसमें प्लांट ग्रो करता है। Flower is seen in the plant. The decision that the plant is going to have flower has taken place. इससे पहले कि आपको फ्लावर नजर आए, जो पूरी उसके अंदर स्ट्रक्चरल और जो भी उसकी चेंजेस हैं वो प्लांट में पहले ही आनी शुरू हो जाती हैं, और ये डिसाइड हो जाता है कि हाँ अब फ्लावर बड से फ्लावर दिखेगा, आपको भले ही बाद में दिखता हो, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। तो क्या होता है, ये बात हो रही है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, राइट। तो बहुत सारे देखो हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और आफ्टर दैट फ्लोरल प्राइमोर्डियल की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। कौन से इवेंट्स है ये, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इनफ्लोरेसेंस क्या है, जिसके पास फ्लोरल बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे फ्लोरल बर्ड्स, तो इन्फ्लोरेसेंस बनाएंगे और उसके बाद वो बर्ड्स खिल के, जो कली होती है फ्लावर की, वो खिलने के बाद क्या बनाती है, ब्यूटीफुल सा फ्लावर, राइट। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डिफरेंशिएट करते हैं और डेवलप होते हैं, और उनको प्रोटेक्शन के लिए कौन से वर्ल्स हैं, कैलिक्स एंड करोला। तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम कैसे वर्ल्स हैं, दीज आर essential words, these are essential words, मतलब इनके बिना फ्लावर की कोई वो नहीं है, क्या बोलेंगे कि उसकी जो रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है, अगर एंड्रोशियम गाइनोशियम नहीं हो तो शायद हम फ्लावर को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। चलो आगे आओ। ओके, अब हम बात कर रहे हैं, देखो एक बार हम इसी को समझते हैं। देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो एंथर्स फिलामेंट मिलके क्या बना रहे, स्टेमन, स्टेमन का जो पूरा ग्रुप है दैट इज नोन एज एंड्रोशियम। देखो बहुत सारे स्टेमन है ना, तो इनको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम का यूनिट क्या हुआ, दैट इज स्टेमन। गाइनोशियम का यूनिट क्या हुआ, कार्पल एंड पिस्टिल, राइट। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं, देखो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, मेल, व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज स्टेमन। स्टेमन क्या है, मतलब एंथर्स या एंड्रोशियम कह लो, स्टेमन किसका यूनिट है, एंड्रोशियम का। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। चलो अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करने जा रहे हैं, सी दीज आर एंथर, और ये क्या है, फिलामेंट, और ये किससे अटैच होता है, दिस इज अटैच टू पेडिसल, और यू कैन से फ्लावर के पेटल्स के साथ भी ये अटैच हो सकता है। तो मेरे पास ना बेटा देखो दो कंडीशन है, एक मेरे पास है फिलामेंट, ठीक है, और फिलामेंट से अटैच करता हुआ मेरे पास है एंथर। ये क्या है, एंथर, व्हाट इज दिस, दिस इज एंथर, और ये क्या है मेरे पास, फिलामेंट, ठीक है। तो फिलामेंट एंड एंथर दोनों मिलके क्या बना देते हैं, स्टेमन, राइट। ओके, अब देखो अगर मैं, चलो एक चीज और बता दें, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस इज प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट, प्रॉक्सिमल फिलामेंट ऐसे लिखते हैं इसको। किससे अटैच है ये, या तो थैलेमस से अटैच होगा, राइट, या ये पैटल से भी अटैच हो सकता है। तो फिलामेंट की हेल्प से अटैच है एंथर, और ये कौन सा एंड हुआ, दिस इज द डिस्टल एंड, दिस इज द डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट, राइट। इतनी बात हमें पता है। अब देखो एंथर कैसा है, जो प्लांट का एंथर है, अगर मैं इस एंथर को यहाँ से कट करके देखूँ, अगर से मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, तो जो एंथर है कुछ समवेयर हमें, जब हम इसका 3D व्यू देखेंगे, अभी देखेंगे अपने 3D व्यू जब देखेंगे, तो हमें ना कुछ ऐसे लोब से नजर आते हैं, और ये जो लोब्स है ना बीच में ये कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं कनेक्टिव। तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं पूरे एंथर को इस तरह से बीच में से यूँ डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या कंडीशन आ रही है, दिस इज वन लोब, ठीक है, और ये वाला जो दिख रहा है दिस इज सेकेंड लोब, दिस इज सेकेंड लोब। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, एनसीईआरटी जो यूज करती है, दैट एंथर्स आर डाइथीकस। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर डाइथीकस या बाइथीकस, मतलब दो थीका हैं एक लोब के अंदर। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, बाइलोब्ड, दिस इज द बाइलोब्ड एंथर,
बाइलोब्ड एंथर। क्या है ये? बाइलोब्ड एंथर है, ठीक है। और इस एंथर के अंदर ये देखो, ये क्या है? थीका। ये क्या है? थीका है। थीका मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और इनके अंदर क्या है? इनके अंदर है स्पोरेंजियम। इनके अंदर है स्पोरेंजियम। तो ये मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि ये क्या है, और ये दीज आर थीकी। प्लूरल हो गया ना, दो थीकी हो गए। तो इसका मतलब हम टर्म यूज कर रहे हैं इसके लिए डाइथीकस। बाइलोब्ड क्यों यूज किया हमने? दो लोब के अंदर दो थीके, दैट इज डाइथीकस। स्पोरेंजियम 4, 2 इधर 2 इधर, तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। ये क्या है बेटा? स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम वो बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। दैट इज वाई हमने क्या बोला? पूरी जो प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। तो फ्लावर कैसी स्ट्रक्चर है? इट इज ए डिप्लॉयड। देखो इधर, यहां से फ्लावर के ऊपर हमें लिखना पड़ेगा कि इट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। पूरी की पूरी जो प्लांट बॉडी है एंजियोस्पर्म्स की मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, दैट इज डिप्लॉयड, राइट? दैट इज डिप्लॉयड। तो इट इज स्पोरेंजियम। तो 4 स्पोरेंजियम है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं। टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट। तो बेटा इन वर्ड्स पे आपकी जो है समझ अच्छे से होनी चाहिए कि हम क्यों बाइलोब्ड बोल रहे हैं, क्योंकि 2 लोब हैं। किसके अंदर? जब हमने एंथर को कट करके देखा तो कितने लोब्स आए? 2 लोब्स आए, राइट? जब हमने इसके अंदर देखा, इस लोब्स के अंदर देखा, तो हमें 2 थीके नजर आए एक लोब के अंदर, तो हमने क्या बोला? डाइथीकस, ठीक है। अगर हम दोनों लोब्स की बात करें तो कितने स्पोरेंजिया हैं? देयर आर 4 स्पोरेंजियम। 4 स्पोरेंजिया, प्लूरल हो गया स्पोरेंजिया, सिंगुलर हो गया स्पोरेंजियम, राइट? तो कितने स्पोरेंजिया? 4, दैट इज टेट्रास्पोरेंजिएट, राइट? तो ये आपके सामने एनसीईआरटी का डायग्राम है, क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम अक्सर लेबलिंग के लिए पूछ लिया जाता है, तो यू शुड वेल वर्स विद द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। तो ये देखो, ये इन्होंने कट किया तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिख रही है जब आपने ऐसे कट करके देखा। ये फिलामेंट स्टॉक है, स्टॉक मतलब जिससे वो अटैच्ड है। ये कौन सा एंड है? प्रॉक्सिमल एंड, राइट? तो जब आप ऐसे देखोगे, अगली स्लाइड पे आते हैं, तो आपको कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर नजर आती है जो हमने अभी अभी बनाई है ना? ये देखो, ये क्या है बेटा? ये क्या है? दीज आर लोब्स। ये क्या बना? एक लोब। ये क्या बना बेटा? एक लोब, राइट? ओके। और मैंने क्या बताया था? ये बीच में से कनेक्टिव है, इसको हमने क्या नाम दिया? कनेक्टिव, राइट? और बीच में कितने? ये बन गया 1 लोब। ये क्या है? लोब। ये क्या है? लोब, ठीक है। 2 लोब हो गए। 2 लोब के अंदर कितने थीके? 2 थीके, दैट इज डाइथीकस। स्पोरेंजियम कितने? स्पोरेंजियम जिनके अंदर क्या भरा हुआ है? स्पोरोजिनस टिश्यू, इसके अंदर भरा होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। ओके, तो ये चीज हमने देखा कि कैसे दीज आर टर्म्स को याद करो। बाइलोब्ड, डाइथीकस, टेट्रास्पोरेंजिएट, ऑल द टर्म्स शुड बी क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे आओ। इसके अंदर क्या भरा हुआ? स्पोरोजिनस टिश्यू है। अब अगर मान लो हम इसके इतने पार्ट को अगर कट करके देखें, इसको थोड़ा इनलार्ज करके देखते हैं, इतने पोर्शन को हमने काटा तो हमने इसको इनलार्ज किया, तो देखो हमें क्या नजर आता है। सबसे पहली लेयर जो हमें नजर आती है, हमें पता है कि बाहर वाली लेयर जो होती है दैट इज एपिडर्मिस। दिस इज एपिडर्मिस। क्या काम करती है ये क्या काम करती है? ये काम करती है प्रोटेक्शन का। ये जो इसके सेल्स हैं, दिस इज सिंगल लेयर। कौन सी है ये? एपिडर्मिस। दिस इज एपिडर्मिस। दिस लेयर इज एपिडर्मिस, राइट? एपिडर्मिस के अंदर 2 to 3 लेयर्ड, 1 2, ये वाली जो लेयर दिख रही है, ये वाली कौन सी लेयर है? दैट इज एंडोथीशियम। अंदर वाली लेयर एंडोथीशियम में। बाहर देखो ग्रीन सी एपिडर्मिस, इसके अंदर सिंपल फ्लैट लेयर है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। मेसोथीशियम जो है ना, दैट इज ऑफ 2 to 3 लेयर्ड होती है। एपिडर्मिस ऊपर की कवरिंग, उसके नीचे एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर है, ये देखो 2 से 3 सेल्स लेयर है ये सेल्स की, दैट इज मिडल लेयर और मेसोथीलियम। आफ्टर दैट देखो
ये स्पोरेंजियम है और इसके जो सेल्स हैं, ये इसको जो कवरिंग किए हुए जो सेल्स हैं, दीज आर द टैपिटम। ये कौन सी लेयर है? टैपिटम। ये टैपिटम की जो लेयर है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। क्या प्रोवाइड करवाती है? नरिशमेंट, राइट। और ये कौन से सेल्स हैं? दीज आर एक तरह से स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है, स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है। और स्पोरोजिनस टिश्यू का हर सेल दैट कैन एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स, दैट इज पोलन ग्रेन्स। ठीक है, चलो ये देखो, ये इसका जब पूरा हम देखेंगे तो दीज आर द लेयर्स। ये कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस। उसके अंदर एंडोथीशियम। ये देखो, ये कुछ ऐसे कोलमनर से सेल्स हैं। ये कौन सी लेयर है? दैट इज मिडल लेयर। और आफ्टर दैट एंडोथीशियम के सेल्स, कोलमनर सेल्स, और उसके बाद ये मिडल लेयर, 2 to 3 लेयर के बाद देयर आर, ये कौन सा टिश्यू भरा हुआ था? स्पोरोजिनस टिश्यू। जो स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स डेवलप होके क्या बना दी उन्होंने? पोलन ग्रेन्स। तो जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो इट विल डेहिसेंस होता है इसका, और सो मेनी पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इन द एयर, राइट। तो दिस इज द मेच्योर एंथर। ये क्या है? मेच्योर एंथर, टीयर्स ऑफ मेच्योर एंथर, राइट। आई होप यहां तक हमें क्लियर है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट। चलो आगे आओ, आगे आओ। अब हम करने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, दैट मीन्स स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर्स का बनना। तो डेफिनेशन अगर हमसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब कौन से सेल्स है ये? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है ये? क्योंकि अभी तक कोई भी मियोसिस नहीं हुआ है, पूरी की पूरी प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी कैसे होंगे? दे आर ऑल्सो डिप्लॉयड। ठीक है, चलो देखो क्या होगा अब। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, मैंने ये यहां से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल लिया। ठीक है, किसके अंदर है ये? स्पोरोजिनस टिश्यूज के सेल्स स्पोरेंजियम के अंदर है, राइट। तो ध्यान रखेंगे, from where I am taking this microspore mother cell. I have taken this microspore mother cell, MMC, याद रखना ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसके बाद हम मेगास्पोरोजेनेसिस भी करेंगे तो वहां भी हम MMC लिखेंगे, बट दैट विल बी मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ओके। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है? डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड है तो स्पोर्स है और इसके अंदर क्या होगी? मियोसिस। मियोसिस होते ही क्या हुआ? एक सेल से कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? 4। तो यहाँ पे क्या बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे हमारे पास। देयर विल बी 4 माइक्रोस्पोर। इसको क्या बोलेंगे? 4 है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, इनके बीच में ना बेटा कैलोस के डेपोजिशन होते हैं, ये जो आपस में अटैच होते हैं। तो दीज आर ज्वाइंड बाय कौन सा केमिकल है? दैट इज कैलोज। कैलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? कैलेज। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जब इनके बीच में कैलोज डिसॉल्व हो जाएगा तो ये क्या बना देंगे? 4 माइक्रोस्पोर्स। क्या बना देंगे? 4 माइक्रोस्पोर्स। और यही क्या है? हमारी फ्यूचर की पोलन ग्रेन है। माइक्रोस्पोर कितने नंबर बने? 4। ओके, अब देखो माइक्रोस्पोर जब बनेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस विल डिवाइड माइटोटिकली। न्यूक्लियस विल डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस 2 न्यूक्लियाई। माइटोसिस इन न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं माइटोटिकली न्यूक्लियस विल डिवाइड। और फिर क्या होगा? धीरे धीरे इसके अराउंड साइटोप्लाज्म इकट्ठा होने की वजह से एक सेल, इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक सेल क्या बन जाएगा? स्मॉल साइज का। और ये जो लेयर है इंटाइन, और इसके बाहर एक और लेयर आ जाएगी, दैट इज कौन सी लेयर?
स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई, ठीक है। लेबलिंग कर दे। ये कौन सी लेयर है? दिस इज एक्साइन। अंदर वाली लेयर कौन सी है? इंटाइन, राइट। ये जो सेल बना छोटा वाला सेल, इसको बोलेंगे जनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे? जनरेटिव सेल, राइट। और ये कौन सा बना? बड़ा वाला सेल बना वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। जनरेटिव सेल मतलब जनरली, अब ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर कौन सी है? इसको बोलेंगे पोलन ग्रेन। क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन, दैट इज पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन दैट इज माइक्रोस्पोर, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब क्योंकि म्योसिस हो चुका है तो कैसी होगी ये होगी हैप्लॉइड। कैसी होगी? हैप्लॉइड, ठीक है। तो एक्साइन है आउटर की लेयर। यहां देखेंगे एक्साइन जो है, यहाँ पोलन ग्रेन के पास देखो क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनी है हमारे पास। पोलन ग्रेन 2 लेयर होती है, इट इज बाइलेयर्ड। एक होती है एक्साइन, एक्साइन वर्ड से समझ में आ रहा है, बाहर वाली लेयर। और दूसरी कौन सी होगी? इंटाइन, मतलब इंदर वाली लेयर, ठीक है। एक्साइन देखो एक सब्सटेंस होता है स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है, और ये बनी हुई है सेलुलोज एंड पैक्टिन, सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई है, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन वर्ल्ड का सबसे रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, जिसके ऊपर किसी भी एसिड, केमिकल, टेम्परेचर, किसी भी चीज़ का असर नहीं होता है। और इसी वजह से पोलन ग्रेन जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, इनको प्रोटेक्शन मिलती है इस एक्साइन की वजह से। और देखो बीच बीच में ना कहीं कहीं एक्साइन हटी हुई है, तो इनको हम नाम दे देते हैं जर्म पोर। तो यहाँ तक हमें पोलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। आगे चलो। अब देखो हर स्पीशीज की पोलन ग्रेन डिफरेंट उनका साइज, टेक्सचर आपके सामने है। ये दीज आर द डिफरेंट पोलन ग्रेन। जब आप इनको लैब के अंदर कल्चर करते हो तो आपको डिफरेंट तरह की पोलन ग्रेन्स नजर आती हैं। ठहरो एक बार देखते हैं पोलन ग्रेन हमें कैसी नजर आएंगी, ठीक है। अभी नहीं है हमारे पास, ठीक है, ओके। तो दीज आर द पोलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। चलो ये देखो एक बार फिर से, ये क्या था बेटा? दिस इज माइक्रोस्पोर, दिस इज माइक्रोस्पोर, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड किया, दिस इज द न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्या हुआ? डिविजन होंगे, वैक्यूल्स है इसके। डिवीजन एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा। तो सेल जो है कौन सा सेल? पोलन ग्रेन है ना, जब बनेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या हुआ? इट इज डिवाइडेड इनटू वेजिटेटिव सेल, बड़ा वाला सेल, छोटे वाले सेल को हमने क्या बोला? जनरेटिव सेल, ठीक है। तो जनरेटिव सेल के बनने से जनरेटिव सेल, व्हाट विल जनरेटिव सेल फॉर्म? जनरेटिव सेल से क्या बनेगा? कौन कौन से 2 सेल? जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। जनरली जो पोलन ग्रेन्स हैं वेजिटेटिव सेल, जनरली 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे रिलीज हो जाती है। कहाँ से रिलीज होंगी? देखो डेhiscence, ये देखो डेhiscence हमने यहाँ शो किया था। ये जो पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रही है ना, जनरली दीज आर एट 2 सेल स्टेज, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं जनरेटिव सेल कैन फर्दर डिवाइड टू गिव राइज टू 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। तो कितने सेल हो गए? 2 मेल गैमीट्स और 1 वेजिटेटिव सेल। तो कई बार ये 3 सेल स्टेज पे भी रिलीज हो जाती है, बट जनरली दे आर रिलीज्ड एट 2 सेल स्टेज, ठीक है। चलो आगे आओ। अब देखो हमने ये समझा कि पोलन ग्रेन की जो बाहर वाली लेयर है एक्साइन है, दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। और स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं होता। तो देखो पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कॉजेज स्फीयर एलर्जी। बहुत सारी पोलन ग्रेन एयर के अंदर रिलीज हो जाती हैं और बहुत सारे लोगों को इन पोलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है। एलर्जी की वजह से उनको अस्थमा भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो स्फीयर एलर्जीज होती है।
एनसीईआरटी की लाइंस है बेटा ये, और ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस हो जाती है, मतलब ब्रोंकियल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स की प्रॉब्लम हो सकती है उनको, और कुछ लोगों को तो इवन क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, जैसे कि अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन, ठीक है। ब्रोंकस आपने समझा हुआ है, ब्रोंकस क्या होता है, तो बहुत सारे होते हैं ब्रोंकाई, जब लंग्स के अंदर जो आपका ट्रेकिया जब डिवाइड करता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइक इन्फ्लामेशन, दैट इज ब्रोंकाइटिस। इट मे बी मेंशन दैट, देखो पार्थिनियम और कैरेट ग्रास, ये चीज़ें क्या हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं, बट एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है कि यहीं से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज पार्थिनियम, दैट इज कैरेट ग्रास that came into India as a contaminant with imported wheat। बाहर से जो wheat आ रही थी, wheat import की गई थी, उसके साथ ये weed enter कर गई किसके अंदर, हमारे इंडिया के अंदर accidentally, ठीक है। has become ubiquitous in occurrence, सब जगह फैल गई, और क्या कॉज करती है, pollen allergy। अब pollen allergy, चलो एक इसका ड्रॉबैक हो गया, pollen allergy होती है, अदरवाइज pollen grains they are rich in nutrients। बहुत सारे एथलीट्स, बहुत सारे लोग इसको एज अ सप्लीमेंट्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है। pollen grains are rich in nutrients। It has become a fashion, अब तो ये फैशन ही बन गया है, in recent years to use pollen tablets as food supplements। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें ना, तो large number of pollen products are formed in the form of tablets and syrups available है मार्केट में, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्या है, pollen products है, right? Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses। जितने भी एथलीट्स हैं जो रेस में जो हॉर्स दौड़ाते हैं वो लोग हो गए, या ऐसा मान लो कि आजकल एक ट्रेंड में है दैट एवरीबडी इज यूजिंग द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, तो उनमें से पोलन प्रोडक्ट्स भी एक हमारे लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, राइट। चलो इतना पार्ट आज हमने क्या किया, हमने किया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दी से देखेंगे। एंजियोस्पर्म्स के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व्स, क्या मियोसिस इन्वॉल्व करती हैं, ओव्यूल में होती हैं या एंथर में होती हैं, फॉर्म गैमीट्स विदाउट फर्दर डिवीजन। देखो बेटा दोनों क्या है, गैमीट्स बनेंगे, यहाँ पे मेगास्पोर बनेगा, यहाँ पे माइक्रोस्पोर बनेगा, तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होगी, मियोसिस। तो ए हमारा इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे आओ। The proximal end of the filament of the stamen is attached to the, हाँ हमने अभी भी समझा था, जो हमने ये बनाए एंथर के साथ ये फिलामेंट, तो ये कौन सा एंड है, ये एंड किसके साथ अटैच्ड है, इट कैन बी अटैच्ड टू थैलेमस और इट कैन बी अटैच्ड टू पेटल। प्रॉक्सिमल मतलब पास में, किसके पास में, फ्लावर इसके थैलेमस के पास में, ये कौन सा एंड है, प्रॉक्सिमल एंड है ये, राइट। चलो तो इट इज आंसर हो गया हमारा बी, थैलेमस और पेटल, राइट। चलो आगे आओ। Which one of the following statements is not true? Pollen grain of many species causes severe allergies. Very right, एकदम correct. Stored pollen in liquid nitrogen can be used in the crop breeding programs. Yes. -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम पोलन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं, पोलन बैंक्स बनते हैं जिनका हम फर्दर यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम से हम इनको यूज कर सकते हैं। टैपिटम, तो ये भी ट्रू हुआ है ना। टैपिटम हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, नो डेहिसेंस ऑफ एंथर में नहीं, हमने ये डिस्कस किया। टैपिटम जो है इट इज द नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, टैपिटम प्रोवाइड नरिशमेंट, ठीक है। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, एकदम सही। तो हमसे क्या पूछा है, नॉट ट्रू, करेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, राइट। चलो आगे आओ। Which of the following has proved helpful in preserving pollens as fossils? Pollens को हम preserve कर सकते हैं only and only because of sporopollenin, ठीक है। किसकी वजह से, yes, sporopollenin की वजह से। तो आंसर हो गया हमारा डी, ठीक है। आगे आओ। Pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of, अभी बताया मैंने, 196 डिग्री सेल्सियस। तो सी, pollen banks हम बनाते हैं, राइट। चलो with this it's a time to say thank you। और हमने क्या क्या पढ़ा आज इस क्लास में, हमने
फ्लावर का स्ट्रक्चर समझा, हमने चैप्टर को हमारे स्टार्ट किया है और आज हमने सिर्फ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को किया। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे विद अवर मोर टॉपिक्स, ठीक है। तो इसी के साथ ही इट्स अ टाइम टू से थैंक यू एंड एक ही बात कहना चाहूँगी दैट ऑलवेज लर्न विद अ स्माइल।